क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जय प्रक्रम चैप्टर का तीसरा पार्ट, मानव में जो है श्वसन तंत्र के बारे में। उसके बाद जो है वो परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जो है वो पूरा का पूरा जो है टॉपिक खत्म कर दें, जो भी बचा हुआ है। 3 वीडियो काफ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो वहाँ से देख सकते हैं। और इस चैनल पर आप लोग का बोर्ड का अच्छी तरह से जो है वो तैयारी करवाया जाता है। पीडीएफ नोट्स मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलता है, जो सारा का सारा चीज़ करवाया जाता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो यहाँ आता है मानव श्वसन तंत्र। हाँ, मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि मानव श्वसन तंत्र जो होता है वो स्टार्टिंग होता है नासाद्वार से, है ना, मतलब नाक से स्टार्टिंग होता है। मानव का श्वसन तंत्र जो है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? नासाद्वार, जो कि इसको हम लोग बोलते हैं नाक के जो छिद्र होता है, ये द्वार, वहां से जो है वो मानव श्वसन तंत्र शुरुआत होता है। और नासाद्वार में वायु जो है नासा गुहा में प्रवेश करता है, कि अंदर प्रवेश किया वायु। अब नासा गुहा में ही क्या होता है? गर्म और नम, है ना। अगर वायु जो है ठंडा है तो गर्म होता है, और अगर गर्म है तो ठंडा होता है, इस यहीं पर, है ना। और नाक का जो नासाद्वार है ना, नासा गुहा में एक श्लेष्मा उपस्थित रहता है, और वो क्या करता है, जितना भी धूल कण जो हम लोग सांस लेते हैं उसको वो रोक लेता है, और रोक के यहीं रख ले रहता है। और कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद जो है वो पूरा सूख जाता है। उसके बाद हम लोग जो है उसको निकालते हैं, है ना। तो इस तरह से तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। तो मानव श्वसन तंत्र जो है वो नासाद्वार, मतलब यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ नासाद्वार से वायु क्या होता है, नासा गुहा में अंदर प्रवेश करता है, और यहाँ ही क्या होता है, गर्म और ठंडा जो होता है वायु होता है। उसके बाद यहाँ उपस्थित जितना भी धूल कण रहता है उसको श्लेष्मा के द्वारा, है ना, नाक में श्लेष्मा जो रहता है उसके द्वारा सारा का सारा रोक दिया जाता है। उसके बाद जो है वो आगे का पॉइंट आता है स्वर यंत्र, है ना, जिसको हम लोग लैरिक्स बोलते हैं। अब यहाँ से जो वायु हम लोग लिए, है ना, सांस लिए, वो यहाँ तक आ गया, है ना, स्वर यंत्र, इसको लैरिक्स जो बोलते हैं। अब इसे कंठ भी बोला जाता है, ये लैरिक्स को कंठ भी बोला जाता है इसको। अब ये भोजन नली की प्रतिपृष्ठ सतह पर होती है। इसका गुहा कंठ कोष आगे की तरफ ग्लाटिस छिद्र द्वारा ग्रसनी से जुड़ा हुआ था। यहाँ समझिएगा कि ये हम लोग का नाक है ना, ये हम मुंह जो है ना, मुंह के अंदर में ये एक इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं ना, उस समय ये अंदर में जो है वो छिद्र वो बंद हो जाता है ना। जब सांस लेते हैं तो वो नीचे आता है। तो वही चीजें हैं कि इसके ऊपर एपिग्लॉटिक नामक एक उपास्थि होता है, हड्डी होता है, जो कि भोजन करते समय वो क्या करता है, उसको बंद कर देता है। और कभी कभी क्या होता है कि भोजन करते समय अगर सरक जाते हैं तो वो जो भोजन है वो यही छिद्र से नाक में आ जाता है। अब नेक्स्ट आता है श्वसन नली। यह लगभग जो है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। श्वसन नली जो है वो 12 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो नली है उसको हम लोग श्वसन नली बोलते हैं। ये टोटल जो है 12 सेंटीमीटर लंबा रहता है। उपास्थि एक हड्डी होता है नली टाइप में, ये, है ना, जो कि वायु को स्वर यंत्र से श्वसनी तक, है ना, श्वसनी मतलब यहाँ तक लेके आने देता है ना। ये देखिए यहाँ समझिए, जो श्वसन नली है ना, श्वसन नली जो यहाँ से जो नली यहाँ तक आया है, ये आगे चल के यहाँ आके, है ना, इस जगह पर आने के बाद जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, और ये श्वसनी कहलाने लगता है ना। फिर समझिएगा कि श्वसन नली जो है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक उपास्थि मतलब हड्डी है, और एक नली जैसा है, जो कि वायु को क्या करता है, स्वर यंत्र से, है ना, स्वर यंत्र से मतलब यहाँ से लेके इधर इसको आगे तक यहाँ तक आने देता है ना। स्वर यंत्र यहाँ से लेके यहाँ फेफड़ा तक आने देता है, जिसको हम लोग श्वसनी कहते हैं, है ना। अब श्वसनी क्या है? तो श्वसनी श्वसन नली वक्षीय गुहा में जाकर 2 शाखा में बढ़ जाता है, उसी को हम लोग श्वसनी बोलते हैं। देखिए श्वसन नली क्या है, ये श्वसन नली है ना, श्वसन नली यहाँ से है, और ये आगे जाके क्या होता है, ये 2 भाग में बढ़ गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलने लगते हैं। श्वसन नली जो है, ये नली जो है वो कितना लंबा है, 12 सेंटीमीटर लंबा है, और ये नली आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाता है, तब ये क्या कहलाने लगता है, श्वसनी कहलाने लगता है। अब श्वसनी से होकर वायु जो है वो फेफड़ा तक जाता है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अब यहाँ देखते हैं चित्र, है ना, कि चित्र में हम अभी क्या बताएं कि नासाद्वार, ये क्या है, नासाद्वार है ना। नासाद्वार से हम लोग क्या किए, वायु को प्रवेश किया यहाँ। अब यही क्या हुआ है, नासा गुहा में जो वायु है वो गर्म या ठंडा होता है, और इसी में क्या रहता है, श्लेष्मा रहता है, जो कि धूल कण को लपेट देता है, नहीं जाने देता है अंदर। उसके बाद ये जो है हम लोग जो वायु लिए हैं, है ना, ऑक्सीजन, उसको क्या करता है, आगे बढ़ने देता है। अब आ जाता है यहाँ कंठ तक, है ना, कंठ तक आया। अब कंठ में क्या है कि यहाँ कि भोजन, जब भोजन करते हैं तो ये कंठ का एक उपास्थि है वो बंद हो जाता है, जब सांस लेते हैं तो वो खुलता है, और कभी कभी सरकने के बाद जो है भोजन बाहर नाक की तरफ आ जाता है। अब यहाँ से जो है ये श्वसन नली है, इस जगह से लेके यहाँ तक जो है ये श्वसन नली है, और ये टोटल जो है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब यही श्वसन नली जो है आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है, ये 2 भागों में बढ़ गया, एक इधर एक इधर। तो ये श्वसन नली 2 भागों में बंटने के बाद ये श्वसनी कहलाने लगता है,
है ना। श्वसन नली जो था वो 2 भाग में बंटने के बाद ये क्या कहलाने लगा, श्वसनी कहलाने लगा। अब नेक्स्ट आता है फुफ्फुस क्या होता है। तो प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ फेफड़ों में खुलती है ना। प्रत्येक श्वसनी जो है, ये श्वसन नली जो था 2 भाग में बट गया, एक इधर इधर। अब ये अपने तरफ क्या होता है, खुलता है और फेफड़ों में क्या करता है, प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के पश्चात श्वसनी अनेक शाखा में बढ़ जाता है। श्वसनी जो है वो और भी शाखा में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ क्या हुआ कि श्वसन नली पहले इकल्ले था, अब 2 भाग में बटा तो ये श्वसनी कहलाने लगा। अब श्वसनी जो है वो और भी भाग में बढ़ जाता है ना। श्वसनी भी जो है वो और भी शाखा में बढ़ जाता है और इन शाखाओं के शीर्ष पर छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, जो कि यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा कोष्ठक दिख रहा है ना। इसको हम लोग कुपिका बोलते हैं। इस छोटे छोटे कोष्ठक रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कुपिका कहते हैं। और श्वसन से वायु इन्हीं कुपिका में भर जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो वायु आता है यही आगे क्या होता है, भर जाता है, कुपिका में ही भर जाता है। और इन कुपिकाओं के भित्ति इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि इसमें तथा कुपिकाओं के चारों ओर से रक्त कोशिका भी होता है। ये कुपिका आप लोग को दिख रहा होगा, ये कुपिका है ना, यहाँ रक्त कोशिका बहुत सारा रहता है। कुपिका के ही चारों ओर क्या रहता है, रक्त कोशिका रहता है। और यही रक्त कोशिका क्या करता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं ना, उसको लेके है ना पूरा कोशिका तक पहुंचाता है। तो कुपिकाओं की ओर से क्या होता है, चारों ओर से रक्त कोशिका होता है और वायु की कुपिकाओं की पतली भित्तियों द्वारा आदान प्रदान होता है। यहीं से जो है ना वायु जो है वो रक्त कोशिका में चला जाता है और वहां से फिर रक्त उसको लेके वायु को हर कोशिका तक पहुंचाता है। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लेते आता है। डायफ्राम तथा पसलियों के बीच में जुड़ा हुआ एक संकुचन कारण पसलियों के ऊपर ऊपरीमुखी एक बहिर्मुखी गति होता है। अब इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब हम लोग सांस लेते हैं है ना, इसमें वायु दबाव कम होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं वायु को, तो ऐसे में क्या होता है, श्वास नली और श्वसनी से होते हुए फुफ्फुस भर जाता है। अब ऐसे में भर जाता है तो इसको हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं। मतलब सांस लिए ना और फुफ्फुस श्वसनी जितना सांस लिए तो सब पूरा भर गया, इसको हम लोग बोले अंतः श्वसन। और कुपिका में है ना, कुपिका में रक्त कोशिका गैसीय विनिमय करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से फिर हर कोशिका से लेके आता है और उसको बाहर निकाल देता है, जो कि पेशीय शिथिलन द्वारा श्वास को बाहर कर देता है। और इसको हम लोग निःश्वसन कहते हैं। मतलब हम लोग सांस को अंदर लिए तो उसको अंतःश्वसन बोलते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को उधर से खून लेके आया और इसको बाहर छोड़ देता है, इसको हम लोग बोलते हैं निःश्वसन। अब यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि मानव परिसंचरण तंत्र से बहुत सारा प्रश्न आता है। हम लोग जानेंगे मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव परिसंचरण तंत्र को 2 भाग में बांट दिया गया है ना। मानव के परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र, है ना। रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र को भी 2 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है, रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां। फिर से समझिए, मानव में परिसंचरण तंत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब मानव परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका तंत्र। रुधिर दोहरा परिसंचरण तंत्र में 3 आता है, रुधिर आता है, हृदय आता है और रुधिर वाहिनियां आता है। ये तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लसिका के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर क्या होता है, तो रुधिर जो होता है एक संयोजी उत्तक है ना। रुधिर जो है क्या है, एक संयोजी उत्तक है और इसको पूरा शरीर में परिसंचरण करना पड़ता है ना। परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि पूरा घूमना। तो रुधिर क्या है, खून क्या है, एक संयोजी उत्तक है और इसको पूरा काम क्या है कि पूरा का पूरा शरीर में इसको घूमना काम है। और ये एक तरल माध्यम का बना होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। और इस लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में 3 तरह का कोशिका भी होता है। कौन कौन कोशिका होता है, तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट, है ना। मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 चीजें होता है ना। और ये जो है रुधिर कोशिका अस्थि मज्जा में बनता है। रुधिर कोशिका कहाँ बनता है, खून का कोशिका जो है अस्थि मज्जा, मतलब हड्डी के अंदर में एक छिद्र टाइप में होता है, वहां ये चीज बनता है। अब हम लोग जानेंगे एक एक करके कि लाल रुधिर कोशिका क्या होता है। तो लाल रुधिर कोशिका जो होता है, इसका आकार है ना वर्तुलाकार, मतलब गोल होता है इस तरह से, है ना। लाल रुधिर कोशिका का आकार इस तरह से वर्तुलाकार और गोल होता है और इनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल रंग का वर्णक होता है, जिसके कारण जो है वो खून लाल दिखता है ना। लाल रुधिर कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आकृति जो होता है वर्तुलाकार होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक क्या होता है, लाल रंग का वर्णक होता है। और इस कोशिका में जो है, इस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। रुधिर, लाल रुधिर कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। और ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को उत्तक तक पहुंचाता है। जितना भी हम लोग सांस लिए ना, उसको पूरा का पूरा उत्तक तक, हर सेल तक पहुंचाता है और उधर से वापस है ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेते आता है। तो ये लाल रुधिर कोशिका के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट आता है श्वेत रुधिर कोशिका। चूंकि इसमें कोई रंग नहीं होता है, इसलिए यह रंगहीन होता है। श्वेत रुधिर कोशिका में किसी प्रकार का रंग नहीं होता है और इसे हम लोग रंगहीन बोलते हैं। कोई प्रकार के रंग नहीं होता है, ये सफेद टाइप में होता है। और इसका आकृति जो है ना अनियमित
पता ही नहीं कि मतलब किस तरह का आकृति होता है, जैसे मन वैसा होता है आकृति। अब ये काम क्या करता है, तो ये शरीर में संक्रमण से बचाता है, मतलब हम लोग के शरीर में अलग से जो दूसरे जगह से बाहर से जो सूक्ष्म जीव आया है, शरीर में प्रवेश किया है, तो उसको ये मारता है ना, उसको रोकता है ना, रोगाणुओं को खा जाता है ना, WBC व्हाइट ब्लड सेल। और ये एंटीबॉडी का निर्माण भी करता है और उसको नष्ट कर देता है। तो ये चीज समझ में आया होगा कि श्वेत रुधिर कोशिका क्या होता है। श्वेत रुधिर कोशिका में किसी प्रकार का रंग नहीं होता है, इसलिए रंगहीन होता है, और इसका आकृति जो है वो निश्चित नहीं होता है ना, अनियमित होता है। और ये इसका काम क्या है, तो इस शरीर में संक्रामक से बचाता है ना। संक्रामक मतलब किसी प्रकार का मतलब बैक्टीरिया आया है या फिर तो और भी कुछ, उस तरह से इसको बचाता है। नेक्स्ट आता है कि प्लेटलेट, इसका काम क्या है, तो प्लेटलेट का काम है कि ये कोशिका बहुत छोटे खंड होते हैं और इसमें केंद्रक नहीं होता है प्लेटलेट में। और ये क्या करता है कि रक्त को, जो खून अगर कट गए हैं, कहीं कट गए हैं हाथ में और वहां से खून बह रहा है, तो उसको क्लोटिंग करता है, उसको जमाता है, खून को बहने नहीं देता है ना। जिस व्यक्ति में प्लेटलेट कम है, अगर वो गलती से कट गया है ना, तो उसका खून जल्दी बंद नहीं होगा, वो थक्का नहीं जमाएगा, थक्का नहीं जमाएगा तो खून बहता ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है रुधिर प्लेटलेट में। प्लेटलेट क्या होता है, तो प्लेटलेट जो है बहुत छोटा खंड होता है और इसमें किसी प्रकार का केंद्रक नहीं होता है, और ये जो है ये रक्त को, खून को जो है क्लोटिंग करता है ना, थक्का जमाने के कार्य करता है। अब रुधिर का काम क्या है, तो रुधिर पोषक पदार्थ को, जैसे पोषक पदार्थ कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन्स, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से उपयुक्त भागों तक ले जाना। मतलब रुधिर का काम है कि हर एक चीज को जो है खाली ढोना है ना। जिस तरह से हम लोग का बाइक होता है, गाड़ी होता है, उसका काम क्या रहता है कि आदमी को बैठा और लेकर ढो 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 मतलब ढो चलो है ना, कभी यहाँ कभी यहाँ। उसी तरह रुधिर का काम है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबको खाली जो है वो परिसंचरण कराते रहना है। अब नेक्स्ट आता है कि मानव हृदय, है ना। मानव हृदय के बारे में हम लोग जानेंगे, हृदय में कैसे क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, बहुत बढ़िया से जानेंगे, है ना। पूरा वीडियो के बढ़िया से आप लोग देखिए, समझिए। तो मानव का हृदय जो है वो वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच में कुछ बाईं ओर स्थित है ना। मतलब हम लोग के ये क्या है, वक्षीय गुहा है। अब इसको दोनों तरफ क्या फुफ्फुस है ना, दोनों तरफ क्या है, फुफ्फुसों के बीच में बाईं ओर हृदय जो रहता है वो बाईं ओर है ना। हम लोग का हृदय जो है वो बायां तरफ है, इस तरह है ना, बोलते हैं ना कि दिल मतलब इस तरह से, मतलब इस साइड है बाईं ओर, है ना। तो मानव का हृदय जो है वो वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच में उधर तल पर कुछ किधर है, बाईं ओर है। और इसका जो है गुलाबी रंग का होता है ना। हृदय कैसा होता है, तो गुलाबी रंग का होता है। ये आकार का खोखला एवं मसाल भाग होता है जो कि मनुष्य के मुट्ठी के बराबर होता है। जो हृदय होता है एक मुट्ठी के बराबर है। ये बाईं ओर क्या है, झुका हुआ है, पूरा बीच में हृदय नहीं है, बाईं ओर झुका हुआ है। अब इसका आंतरिक संरचना कैसा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मनुष्य का हृदय का जो है वो 4 कोष्ठक में बटा हुआ है। ऊपर का 2 को अलिंद बोलते हैं और नीचे का 2 को निलय बोलते हैं। और निलय जो होता है नीचे वाला, उसका दीवार जो है वो मोटा होता है। अब यहां हम लोग देखेंगे, ये हृदय है ना। अब यहाँ क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि मनुष्य का हृदय को 4 कोष्ठक में बांटा गया है। ऊपर के 2 कोष्ठ को अलिंद और नीचे के 2 कोष्ठ को निलय बोला जाता है। और निलय की दीवार अलिंद की दीवार की अपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है। और प्रत्येक अलिंद जो है अपने निलय की ओर, है ना, प्रत्येक अलिंद जो है अपने निलय की ओर, और अलिंद जो है निलय के छिद्र जो है खुला हुआ रहता है। मतलब प्रत्येक जो है निलय अलिंद की ओर खुलता है ना। प्रत्येक निलय जो क्या है, अलिंद की ओर खुलता है, और प्रत्येक अलिंद निलय की ओर खुलता है। अब यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इस चित्र को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या होता है। मनुष्य का जो हृदय है ना, ये 4 कोष्ठक में बटा हुआ है। इसका 4 चेंबर में बटा हुआ है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अलिंद, है ना, ऊपर में अलिंद बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग 2 को बोलते हैं निलय, है ना। अब ऊपर में 2 हो गया, इधर दायां अलिंद, है ना, और इधर बायां अलिंद, बायां अलिंद, और इधर दायां निलय, और इधर बायां निलय। ये चीज समझ में आता है। अब यहाँ क्या है कि इसका काम क्या है समझिए पहले। हम लोग का शरीर में हर जगह हम लोग को कोशिका में क्या है कि ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ क्या होता है कि ये महाशिरा, है ना, यहाँ आप लोग को महाशिरा दिख रहा होगा, ये महाशिरा है। इधर से बिना ऑक्सीजन वाला, है ना, जिस पर ऑक्सीजन नहीं है ना, जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है, वो खून महाशिरा से इधर आता है ना। ये आया दायां अलिंद में। अब उसके बाद ये क्या है कि दायां अलिंद से होते हुए आ जाता है दायां निलय में। अब ये खून जो है ना, यहाँ जो खून है हम लोग का महाशिरा से प्रवेश कौन खून किया है, जिस पर ऑक्सीजन है ये नहीं है ना, जिस पर ऑक्सीजन नहीं है वो खून महाशिरा से ये प्रवेश किया दायां अलिंद में, यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि ये नीचे बढ़ जाता है दायां निलय की ओर, है ना। अब यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये बस खाली इधर से आगे जा सकता है ना, बस नीचे जा सकता है, फिर नीचे से ऊपर नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ देखिएगा इस जगह चित्र में
कि ये इधर से खून तो यहाँ गिर जाएगा नीचे, लेकिन फिर यहाँ से वापस इधर नहीं जा पाएगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ फिर से समझेंगे कि जो जिसमें, है ना, जिस खून में ऑक्सीजन नहीं है वो महाशिरा से, है ना, शरीर के अलग अलग अंग से महाशिरा से होते हुए ये प्रवेश करता है दायां अलिंद में, और दायां अलिंद से ये आ जाता है यहाँ दायां निलय में। अब यहाँ से जो है वो पंप का काम करता है, हृदय जो हम लोग का क्या है, पंप का काम करता है, इस तरह से पंपिंग करता है, तो खून पूरा का पूरा कहाँ चढ़ जाता है, इधर चढ़ जाता है ना। इसमें इससे चढ़ते चढ़ते आ जाता है फुफ्फुस धमनी में, है ना। ये कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। अब फुफ्फुस धमनी के में जाने के बाद, है ना, ये चल जाता है फुफ्फुस धमनी के यहाँ, और फुफ्फुस धमनी के यहाँ जाने के बाद ये फुफ्फुस से ऑक्सीजन मांग लेता है, हाँ, बोलता है कि ऑक्सीजन हमको दो, हमको लेके जाना है कोशिका के पास। अब इसको फुफ्फुस धमनी क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है। अब ऑक्सीजन लेने के बाद ये फुफ्फुस शिरा से, है ना, फुफ्फुस शिरा से कहाँ घुस जाता है, ये बायां अलिंद में, है ना, बायां अलिंद में घुसता है। अब बायां अलिंद में घुसने के बाद ये आ जाता है बायां निलय में। अब बायां निलय के बाद फिर वो वापस वो रास्ता नहीं जा सकता है। अब फिर यहाँ से जो पंपिंग करता है ना, हृदय फिर पंपिंग करता है, और ये जो है वो निकल जाता है इधर से होते हुए, महाधमनी से होते हुए पूरा शरीर के अंग में बांट देता है खून को, है ना, ऑक्सीजन ले जाके पूरा बांट देता है। तो एक बार फिर से आप समझिएगा, यहाँ फिर से समझिएगा एक बार कि क्या हुआ यहाँ से। यहाँ क्या हुआ कि हम लोग का शरीर में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ना, ऑक्सीजन को पूरा जो है खून लेके जाता है पूरा कोशिका के पास एनर्जी बनाने के लिए। अब ले जाके उधर दे दिया तो खत्म हो गया, है ना। अब उसके बाद फिर वापस आता है ना, बिना ऑक्सीजन वाला खून जो है वो महाशिरा से प्रवेश करता है, और वो आता है दायां अलिंद में, और दायां अलिंद में आने के बाद वो आता है दायां निलय में। अब यहां से पंपिंग करता है हृदय, और ये वापस उठ जाता है, कहाँ चला जाता है, ये धमनी, है ना, ये फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। और फुफ्फुस धमनी में जाने के बाद वहां से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर ये फुफ्फुस शिरा से प्रवेश करता है और बायां अलिंद में आता है, और बायां अलिंद से फिर कहाँ जाता है, बायां निलय में जाता है। यहाँ से फिर पंपिंग करता है हृदय, और इसको महाधमनी से होते हुए पूरा शरीर में भेज देता है ना। तो बिना ऑक्सीजन वाला महाशिरा में प्रवेश किया, उसके बाद दायां अलिंद में आया, बायां फिर दायां निलय में आया, उसके बाद ये चीज कहाँ चला गया, फुफ्फुस धमनी में, है ना। फुफ्फुस धमनी में जाने के बाद वहां से ऑक्सीजन को लिया, और फुफ्फुस शिरा से प्रवेश करते हुए फिर बायां अलिंद में आया, और फिर उसके बाद बायां निलय में आया, उसके बाद फिर जो है महाधमनी से होते हुए फिर पूरा शरीर के अंग में चला गया। तो ये इसका काम था। उसके बाद यहाँ जो है वो धमनी और शिरा में अंतर क्या है, तो धमनी जो होता है ना वो हृदय से अंगों तक रक्त को पहुंचाता है, मतलब हृदय से पूरा अंग तक जो है वो धमनी पहुंचा देता है रक्त को। और शिरा क्या करता है, तो शिरा उधर से अंग से, है ना, पूरा अंग से जो है वो खून को ले आता है। उसी तरह से धमनी में जो है ब्लड प्रेशर अधिक होता है, और शिरा में जो है वो ब्लड प्रेशर कम होता है। धमनी का दीवार मोटा होता है, लचीला होता है, और शिरा का दीवार जो है कम मोटा होता है, कम लचीला होता है। इसमें वाल नहीं होते और इसमें वाल भी पाए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति जो है वो क्या काटता है, जैसे कि कोई बोलता है ना कि आज हम हाथ काट लेंगे, है ना, तो हाथ काटता है तो वो शिरा को काटता है ना। धमनी को अगर काटेगा तो इतना खून निकलने लगेगा ना, काहे कि धमनी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और धमनी का अगर कोई काट लिया तो एकदम खून बंद नहीं होगा, इतना प्रेशर में उसमें 120 मतलब रहता है स्पीड, इसका जो है ना 120 ब्लड प्रेशर रहता है। और शिरा का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 80 ही रहता है। तो कोई भी आदमी नस काटता है ना तो शिरा को काटता है ना, धमनी जो मोटा वाला रहता है उसका नहीं काटता है, उसको काटने के बाद ना खून इतना निकलेगा ना। अब यहाँ आता है रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां किसको बोलते हैं, तो जिस पर रुधिर चलता है ना, जो खून जिसमें चलता है, तो वो दो तरह का होता है, धमनी और शिरा। तो वे वाहिनियां जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंग तक ले जाता है ना, मतलब खून को हृदय से पूरा अंग तक ले जाता है, उसको हम लोग धमनी बोलते हैं। और इसका दीवार क्या होता है, मोटा और लचीला होता है, क्योंकि इसमें रुधिर का दाब रहता है, ब्लड प्रेशर वो ज्यादा रहता है। और इसका सामान्यता जो है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित बोलते हैं, है ना, इसमें ऑक्सीजन रहता है इस धमनी में। और फुफ्फुस धमनियों को अशुद्ध या फिर तो अशुद्ध या फिर तो ऑक्सीजन रहित रक्त को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट आता है शिरा। शिरा क्या करता है, तो ये शिरा का काम है कि रुधिर को विभिन्न भाग से, शरीर के मतलब इधर से हो गया, इधर से, हर जगह से खून को लेके आना हृदय तक, है ना। और हृदय तक लेके आता है, फिर यहाँ से क्या होता है, हृदय में ऑक्सीजन लेता है, फिर वो धमनी लेके फिर पहुंचा देता है। तो रुधिर का जो है वो, ये शिरा का काम क्या है कि रुधिर को विभिन्न अंगों से जो है वो हृदय तक लेकर आता है, और इसको हम लोग शिरा बोलते हैं। और इसकी दीवार जो है पतली होती है, पिचकने वाली होती है। और शिराओं का गुहा चौड़ा होता है, क्योंकि इसमें रुधिर का दाब क्या होता है, कम होता है। और इसमें सामान्य अशुद्ध मतलब जो है ऑक्सीजन रहित, मतलब ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता है, वैसा खून को ये लेकर आता है। फुफ्फुस शिराओं जो है वो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को प्रवाहित करता है। अब नेक्स्ट आता है केशिका। क्या होता है,
तो ये धमनी और सीरा तो समझ में आता है, धमनी और सीरा समझ में आता है कि ये धमनी एक सीरा है ना। धमनी क्या करता है, तो पूरा खून को जो है हृदय से अंग तक ले जाता है, और उधर से अंग से जो है वो सीरा लेकर आता है। तो ये दोनों जहां मिलता है ना, ये दोनों को जो जोड़ता है उसी को हम लोग केशिका बोलते हैं, है ना। सबसे पतली वाहिनियां जो धमनी और सीरा को जोड़ने के कार्य करता है उसको हम लोग केशिका कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कि ब्लड प्रेशर, है ना। तो रुधिर दाब क्या होता है, तो रुधिर वाहिनियों की भित्ति विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम लोग रक्त दाब कहते हैं। मतलब रुधिर वाहिनियां में जो धमनी और सीरा में जो ब्लड जा रहा है उस पर जो दाब लग रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रक्त दाब। और यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनी में ज्यादा होता है ना। ब्लड प्रेशर जो होता है धमनी में ज्यादा होता है, क्योंकि हृदय से संकुचन से जो दाब उत्पन्न होता है, हृदय जब पंप करता है तो वह रुधिर को धमनियों में आगे बढ़ाता है, और धमनी के अंदर में रुधिर का दाब जो है वो निलय प्रकुंचन, जिसको हम लोग संकुचन भी बोलते हैं, के दौरान जो है वो प्रकुंचन दाब तथा निलय जो है अनुशीथलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब जो है वो अनुशीथलन दाब कहलाता है। और मानव शरीर में जो है पंचकुचन दाब जो होता है 120 होता है, मतलब जो धमनी से जो दाब जाता है ना वो 120 mm होता है, और जो सीरा में जो दाब आता है वो 80 mm होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो किसी का बीपी होता है ना तो 120/80 mm होता है ना। अब देखिए यहाँ क्या है कि रक्त दाब को किससे मापा जाता है, तो जीव नहीं उठा रहा है ना, स्फाइग्मोमैग्नोमीटर से जो है वो इसको मापा जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर। उच्च रक्त दाब को भी अति तनाव भी कहते हैं, और इसके मतलब अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो इससे मतलब जो है टेंशन बहुत ज्यादा होता है, और इसका कारण जो है धमनियां सिकुड़ने लगता है, इससे जो है ब्लड प्रेशर में प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, इससे जो है धमनी फट सकती है, और इसका आंतरिक रक्त स्रावन जो है वो हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि लसिका तंत्र क्या होता है ना। तो रुधिर जब केशिकाओं में प्रवेश करता है तो उसको छन कर, है ना, रुधिर जो है मतलब एक धमनी या सिरा है, अब जिस पाइप के थ्रू, ये इधर धमनी इधर सिरा है, ये पाइप के थ्रू जो खून इधर से उधर जाएगा, है ना, तो यहाँ इसको छनना पड़ता है। छन कर जो द्रव बनता है उसको लसिका हम लोग बोलते हैं। और लसिका संगठन का प्लाज्मा का लगभग समान होता है, प्लाज्मा के जैसा ही होता है, पर इसमें पदार्थों की सांद्रता अलग होती है। लसिका जो द्रव होता है वो अंतर कोशिकीय स्थल में परिसंचरण करता है। लसिकाणु जो नामक केशिकाएं लसिका में पाया जाता है, और ये रोगाणुओं को क्या करता है, खा जाता है, और शरीर में जो है संक्रमण होने से ये रोकता है, और ये प्रोटीन और तरल परिसंचरण से उत्तक से वापस जो है वो पहुंचाती है। नेक्स्ट आता है कि पादपों में परिवहन, है ना, पादप में किस तरह से परिवहन होता है। तो पादप में जल का परिवहन और भोजन का परिवहन, ये दो चीज हम लोग देखेंगे। तो जल का परिवहन कैसे होता है, तो पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जो है वो शरीर के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, जो कि निम्न प्रकार से पौधे में होता है। जाइलम, है ना, जिसको हम लोग वाल उत्तक द्वारा जो है वो जाइलम जो है ना। जल का परिवहन कैसे होता है, तो पेड़ पौधा में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है ना। जड़ से जो होता है उसमें हम लोग जाइलम बोलते हैं उसको। जाइलम से ये पूरा जो है धागे नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग मूल रोम कहते हैं, और ये मूल रोम मिट्टी के कण में बीच में उपस्थित रहता है, वहां से जल और खनिज को क्या करता है, खींच के, और विलियन को सीधे जो है संपर्क में मूल रोम में जीव द्रव जो है जल की सांद्रता मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित जो भी जल रहता है ना, उसको खींचता है और वो आगे पत्ता तक पहुंचाता है। मतलब जल का परिवहन कैसे होता है, तो जड़ में जो होता है वो क्या होता है, जाइलम होता है, और वो जो है मिट्टी से पूरा पानी को खींचता है और वो उसको पत्ता तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट आता है कि भोजन, है ना, भोजन को कौन पहुंचाता है, तो जब पत्ता जो है वो पूरा भोजन को बना देता है तो उसके बाद फ्लोएम, है ना, फ्लोएम जो रहता है उसके द्वारा पूरा जो है वो पेड़ में जो है वो पूरा भोजन को पहुंचाता है। तो पादपों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है। फ्लोएम उत्तक जो है वो भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और ये इसके अतिरिक्त फ्लोएम अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का भी क्या करता है, मतलब ट्रांसफर करते रहता है, और विशेष रूप से जड़ भंडारण अंगों फल बीज ये सारा जगह ले जाता है फ्लोएम, है ना। ये चीज खत्म होता है। अब नेक्स्ट आता है उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन क्या होता है, तो शरीर की कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ जैसे कि यूरिया हो गया, है ना, यूरिक एसिड हो गया, अमोनियो का निर्माण, ये सब तरह तरह का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, और इसको शरीर से बाहर निकल जाना जरूरी है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कि शरीर के अंदर बेकार की चीजें है, वेस्ट है, और उसको शरीर के बाहर से निकल जाना ही क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन के हम लोग देखेंगे क्या क्या मतलब है। तो उत्सर्जन तंत्र के शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को संग्रह तथा निष्कासन करता है, मतलब शरीर में जो भी बेकार की चीजें है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको क्या करता है, संग्रह करता है, एक जगह जमा करता है, उसके बाद फिर उसको निकालता है। उसके लिए निम्न अंग है, वृक्क है, किडनी,
मूत्रवाहिनियां है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। ये सारा चीज के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, क्या होता है? तो मानव शरीर में सीम के बीज के आकार दो वृक्क होते हैं, रीढ़ की हड्डी के बीच में, है ना, पीछे पेट से पीछे पिछले भाग में होता है। और रीनल धमनी अशुद्ध रक्त वृक्क में लाता है ना। रीनल एक धमनी होता है और वो क्या करता है? अशुद्ध रक्त को जो है वो वृक्क मतलब किडनी में लाता है। और यहाँ लाखों नेफ्रॉन है ना, और लाखों नेफ्रॉन जो है क्या करता है? इसको साफ करता है और इसको जो रक्त होता है उसको शुद्ध करता है। और शिरा द्वारा फिर ये वापस कहाँ भेज दिया जाता है? यहाँ, है ना, हृदय के पास, ताकि ऑक्सीजन देके फिर ये जाए आगे। तो व्यर्थ के पदार्थ जो है वो मूत्रवाहिनी के रास्ते जो है मूत्राशय में पहुंच जाता है छानने के बाद। और मूत्रवाहिनियां क्या करता है? तो ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जो है वो ले जाता है। और इसकी भित्ति जो है वो कर्मा कुंचन में पाया जाता है, मतलब धीरे धीरे सिकुड़ते या फैलते वाला से जाता है, जिससे फलस्वरूप मूत्र आगे बढ़ता है। अब मूत्राशय क्या है? तो ये उदर के पीछे भाग में होता है और यहाँ जो है वो मूत्राशय में मूत्रवाहिनियां आकर जो है खुल जाती है और इससे जो है मूत्र एक जगह होता है, जमा होता है। अब नेक्स्ट है मूत्रमार्ग। इसमें क्या होता है कि मूत्रमार्ग के पश्चिम भाग सरकरा होता है, यहाँ पतला नली होता है, जिसमें जो है वो पतला नली में परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये मूत्र जो है वो बाहर निकलता है। अब नेक्स्ट आता है नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन जो है, अभी बताया कि नेफ्रॉन जो है इसको जो खराब खून रहता है, अशुद्ध खून रहता है, उसको फिल्टर करता है, सप्लाई करता है। तो मानव में उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क है और प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटी यूनिट लगी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं या फिर तो वृक्क नलिका बोलते हैं। अब नेफ्रॉन के ऊपरी सिरा पर एक कप के आकार के क्या होता है? एक कप का आकार होता है, इसको हम लोग बोमन कहते हैं ना, बोमन संपुट कहते हैं। अब ये क्या करता है? तो इसमें केशिकाओं का एक गुच्छा होता है और यह कोशिकाओं में गुच्छ कहलाता है। और बोमन संपुट नेफ्रॉन का जो है प्रवेश अशुद्ध रक्त के धमनी द्वारा धमनियों से होते हुए आता है और ये क्या करता है? उसको सप्लाई करता है ना, मतलब अशुद्ध रक्त जो है वो धमनी से होते हुए ना, धमनी से होते हुए क्या आता है? वृक्क में आता है और यह लाखों नेफ्रॉन है और उसको क्या करता है? जो अशुद्ध रक्त है उसको छान कर फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद इसको फिर सिरा से वापस भेज देता है हृदय के पास, और जो बेकार की चीजें बच जाता है ना, उसको फिर आगे बढ़ा देता है उत्सर्जन के लिए। अब ये तरल वृक्क नलिकाओं में बता हुआ ये दौरान जो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि पदार्थ कोशिकाओं जाल द्वारा पुनः जो अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ को तरल युक्त नली द्वारा भेज दिया जाता है और ये मूत्र नली द्वारा जो है वो बाहर निकाला जाता है। हाँ, तो यहाँ जो है ये चीज को दिखाया गया है। वृक्क का खराब होना, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डायसिलिस, है ना, डायसिसिल। वृक्क जब खराब हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस और वृक्क रोपण। अब कुछ रोगों के कारण जो है कभी कभी जो है किसी दुर्घटना के कारण जो है ना वृक्क क्षति हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से भी अधिक होता है। केवल एक व्यक्ति में केवल एक वृक्क के सहारे जीवित रह सकता है ना। हालांकि दोनों वृक्क खराब होने जब हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा। एक अगर खराब होगा तो जीवित रह सकता है ना, लेकिन दोनों अगर खराब हुआ तो फिर जीवित नहीं रह पाएगा। अब इसके लिए जो है कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है ना। तो कृत्रिम वृक्क काम करने के तरीका जो है निम्न तरीका से दिखाया गया है। नली में जो है वो रोगी को भुजा टांगों के बीच में डाल दिया जाता है, इस तरह से। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अन्य अंगों जो शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालता है ना। तो वृक्क के अतिरिक्त फेफड़ा, त्वचा या फिर तो यकृत भी अब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है। और त्वचा में स्थित स्वेद ग्रंथियां लवण और अतिरिक्त मात्रा में जो है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम लोग पसीना आता है ना तो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। अब नेक्स्ट आता है पादपों में उत्सर्जन, है ना, पादप में भी उत्सर्जन होता है। पादपों में उत्सर्जन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, रेजिन, गोंद, लैक्टिस आदि जो है इन उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पादप दिन में के समय में जो है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करके, है ना, ऑक्सीजन को उत्पादित करता है, जो कि वायुमंडल में मुक्त कर देता है। उसी तरह रात्रि के समय में जो है ऑक्सीजन मुक्त न करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही मुक्त करने लगता है। पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायु पर निर्भर कर देता है। और कुछ पादप जो है व्यर्थ पदार्थ जैसे कि पत्ती में एकत्रित कर लेता है, जो बाद में फिर उसको गिरा देता है। और कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो है गोंद के रूप में जो है पुराने जाइलम द्वारा जो है ऊतक में एकत्रित हो जाता है। तो ये होता है खत्म, है ना। अभी तक प्रश्न उत्तर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग करेंगे। बस चैनल में आप लोग जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए।